हेलो फ्रेंड्स, मैं रविशंकर विद्यार्थी एक बार पुनः आप सभी के बीच एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। और आज का यह जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यह वीडियो जो है वो सी टेट परीक्षा से संबंधित है। और सी टेट परीक्षा जो हाल ही में होने वाली है उस परीक्षा से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न मैंने यहाँ रखे हुए हैं वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो 30 MCQs लेकर मैं आया हूँ और इसी तरह से मैं छोटे छोटे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके बीच में आता रहूँगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने मित्रों तक भी इसे शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सी टेट 2024 से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला है। हम लोग इसे शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वह अवस्था कौन सी अवस्था होती है? वह अवस्था जो है होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि होती है वो क्या होती है? तो ये जो है ये 7 से 11 वर्ष की होती है। कितनी? 7 से 11 वर्ष की होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से और मन का मानचित्र बनाने से। तो जो मन का मानचित्रण होता है वह मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित होता है। तो इसका आंसर होगा सी। फिर नेक्स्ट है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो क्या होता है? तो विशेष रूप से जो प्राइमरी लेवल के जो विद्यार्थी होते हैं उस स्तर पर सीखने की जो समस्याएं होती हैं उनको एड्रेस करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो तरीका क्या होता है? तो आपके सामने ये 4 प्रश्न हैं। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना और अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आप तुरंत लगा लिए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर आपको तुरंत दिमाग में आ गया होगा। तो विशेष रूप से जो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी होते हैं उनके सीखने की जो समस्याएं होती हैं उनको एड्रेस करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। क्यों? क्योंकि एक कक्षा में अलग अलग क्षमता के बच्चे होते हैं और सबकी आवश्यकताएं, सबकी क्षमताएं अलग होती हैं। तो उनके लिए उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर, उनकी अक्षमता को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता और सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता। तो निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी।
शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 5वां प्रश्न। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? कौन सा स्थान है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार या घर? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो बेहतर ढंग से कक्षा कक्ष में होता है, विद्यालय और कक्षा कक्ष का जो वातावरण होता है वहां होता है। जैसे खेल का मैदान है, तो जो खेल का मैदान है, खेल के मैदान का संबंध बच्चों के शारीरिक और सामाजिक विकास से होता है। वहीं जो सभागार है, सभागार का संबंध बच्चों के भाषाई और मानसिक विकास से होता है। और घर का संबंध बच्चों की सांवेगिक और सामाजिक विकास से होता है। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है इसका आंसर होगा ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो इसका श्रेय किसको जाता है? यह कथन किसका है? तो इसका जो श्रेय जाता है वो जीन पियाजे को जाता है। पियाजे मानते हैं कि बच्चों की गतिविधि दुनिया के बारे में उनकी समझ का निर्माण करती है, और जितना वे गतिविधियों में लगे रहते हैं उतना ही वे दुनिया को समझ सकते हैं। तो जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका आंसर होगा बी। आगे देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो यह विकास किससे संबंधित है? यह विकास निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ए। फिर आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। इसका आंसर होगा किशोरावस्था। इसका आंसर क्या होगा? किशोरावस्था। तो जो किशोरावस्था होती है, इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां प्रश्न जो है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो यह जो पहचान की गई, यह पहचान किसके द्वारा की गई? यह पहचान जो है जीन पियाजे के द्वारा की गई। फिर आइए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न, स्कूल अनुशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्कूल अनुशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए, और अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता, बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। अनुशासन का जो उद्देश्य होता है वो छात्रों को दंड देना नहीं होता है, बल्कि यह एक सुधारात्मक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, या यह समय बिताने में सहायक होगा, या यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा? तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है?
उचित इसलिए है कि यह जो है वह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर होगा बी। फिर आगे बढ़ते हैं। परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का। दोस्तों आपको पता है कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा या गैर औपचारिक शिक्षा, इस तरह से तीन शिक्षा के जो साधन है वो होते हैं। शिक्षा के जो तीन प्रकार हैं वो होते हैं। तो जो औपचारिक शिक्षा होती है वो शिक्षा हम कहाँ प्राप्त करते हैं? वो हम विद्यालयों से प्राप्त करते हैं, जहाँ एक निश्चित पाठ्यक्रम हो, निश्चित स्थान हो, निश्चित हर चीज उसमें निश्चित होता है। तो वह औपचारिक शिक्षा होती है, जैसे हमारा स्कूल है, स्कूली शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो हम परिवार और समाज से प्राप्त करते हैं, जहाँ सीखने का कोई नियत समय कोई निर्धारित नहीं होता है, उसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। तो परिवार जो होता है वो अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन होता है। और जो हमारी निरौपचारिक शिक्षा होती है उसके अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा भी आती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 12 है इसका आंसर होगा ए। फिर आगे देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। तो सोचकर बताइए इसका क्या आंसर होगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कैसे कर पाएगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। शिक्षक जो होता है वो बच्चों के लिए अनुकरणीय होता है, और शिक्षक यदि बच्चों से आदर्श रूप में बर्ताव करे, व्यवहार करे, तो वह क्या करेगा? वह उनके अंदर सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। क्योंकि शिक्षक का जो व्यवहार है वो आदर्श होगा तो कहीं न कहीं वह भी उसके सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है। तो इससे जो है बच्चों के अंदर भी उसका जो आदर्श व्यवहार होगा, उसके व्यवहार का जो आदर्श रूप होगा, वह बच्चों के अंदर सामाजिक मूल्य विकसित करेगा। तो इस प्रश्न का भी आंसर होगा सी। फिर है नेक्स्ट प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देश में, स्वतंत्र अध्ययन में। तो जो असंगठित घर से आने वाला बच्चा है वो सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। फिर आगे बढ़ते हैं। चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, या ये सभी द्वारा। सोचिए आप क्या आंसर होगा इसका। चरित्र का विकास होता है ये सभी के द्वारा, इच्छा शक्ति के द्वारा भी, नैतिकता के द्वारा भी, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी। तो इसका आंसर सभी होगा। फिर नेक्स्ट है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए कैसा? प्रशासनात्मक होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए, और शिक्षा प्रद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, निदेशात्मक, आदर्शवादी या शिक्षा प्रद। तो एक शिक्षक का जो व्यवहार है वो आदर्शवादी होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? कुसमायोजन, मानसिक मंदता, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, या ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये सभी। 17 का डी।
नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है, मान लीजिए आप शिक्षक हैं, तो कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, या उसको परीक्षा में कम अंक देंगे? अभी ऊपर हमने देखा कि एक शिक्षक का जो व्यवहार है वो आदर्शवादी होना चाहिए, तो क्या कोई आदर्शवादी शिक्षक इस तरह का व्यवहार करेगा? नहीं। यदि कोई बच्चा आपका सम्मान नहीं करता, तो सर्वप्रथम आपको कारणों को जानने का प्रयास करना चाहिए कि कहीं मेरे व्यवहार में तो ऐसी कोई कमी नहीं है, या मुझसे कोई ऐसी चूक तो नहीं हो रही है, या पहले आपको समस्या को जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक शिक्षक के रूप में आपको उसे न तो डांटेंगे, न तो उसकी उपेक्षा करेंगे, न तो उसे परीक्षा में कम अंक देंगे। अर्थात यहां आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? जो उनके समकक्ष वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, उनके सक्रिय सदस्य कब बनते हैं बच्चे? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था, अर्थात 19 का ए। नेक्स्ट है, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, अब और यहां में उसकी रुचियों को सीमित करना, और वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। तो जो सामान्य 12 वर्ष का जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, अब वह बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था की तरफ अग्रसर होने लगता है। तो ऐसे समय में समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी उत्पन्न होती है, अर्थात यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 का होगा बी। फिर आगे बढ़ते हैं, 21वां प्रश्न देखते हैं। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्या? उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता या ईमानदारी? तो इसका आंसर होगा आज्ञाकारिता, बी। किसी विद्यार्थी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है उसका आज्ञाकारी होना, उसकी आज्ञाकारिता। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में क्या करेगा? यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा और अधिगम को सरल बनाएगा। तो आपको क्या लगता है? 22वां प्रश्न, इसका आंसर क्या होगा? बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। अर्थात वह जो भाषा होगी ना, वह उसके लिए एक स्वाभाविक भाषा होगी, उसके लिए एक प्राकृतिक भाषा होगी, जो वह अपनी शैशवावस्था से सुनता आया है, बाल्यावस्था में भी जो है वो सुन रहा है अपने माँ के द्वारा, अपने घर परिवार समाज के द्वारा, तो वहां उसको एक नेचुरल एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो इस तरह से यह उसके सीखने में सहायता करेगा। तो यहाँ 22 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर होगा बी। फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए क्या? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, अर्थात इसका आंसर होगा बी। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को या इन सभी को? तो खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था
बाल्यावस्था को, खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो अर्थात जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है ना, उस अवस्था में बच्चा खिलौनों से ज्यादा खेलता है, तो इसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, 25वां प्रश्न देखते हैं। आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में कराने का प्रयत्न करेंगी जिसमें अनुशासन कठोर हो या कठोर अनुशासन हो, छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, नकल करके पास करने की सुविधा हो, या समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि प्रश्न को देखते ही उत्तर आपके दिमाग में आ गया होगा। तो आप अपने बच्चे का प्रवेश हमेशा ऐसी संस्था में करने का प्रयास करेंगी जहां छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। तो इसका भी आंसर होगा 25 का बी। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में, संख्या में, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान और संख्या में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियां व्यवहार और आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। तो प्रश्न संख्या जो 27 है, इसका आंसर होगा बी। रुचियां व्यवहार और आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र भूमिका है, आकर्षक भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, या महत्वपूर्ण भूमिका है? तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र भूमिका है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, प्रश्न संख्या 29 है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम, इदम एवं अहम। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह इदम। फिर आज का अंतिम प्रश्न, आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, कि किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? फ्रोबेल ने बताया था, प्लेटो ने बताया था, या हर्बर्ट ने बताया था, या कम्युनियस ने बताया था? तो दोस्तों, हर्बर्ट ने सीखने के 5 चरण बताए थे। तो इस तरह से आज का जो ये वीडियो था ये पूरा हुआ, और यह जो 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी, मुझे लगता है कि आपकी जो तैयारियां इस समय सीटेट की चल रही हैं, जो आगामी परीक्षा होने वाली है, उसको परखने में यह काफी मददगार साबित होगी। इसी तरह मैं बाल विकास से संबंधित और प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके बीच में आता रहूंगा, एमसीक्यूज लेकर आता रहूंगा, और आप जो तैयारियां कर रहे हैं आप उनको परखिए और देखिए कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। मुझे मेरे पहले के वीडियोस पे आप लोगों के ढेर सारे सुझाव व्यक्तिगत रूप से मेरे व्हाट्सएप पे भी मिलते हैं और फ़ोन के माध्यम से भी मिलते हैं, और आप सभी का मुझे बहुत स्नेह मिल रहा है। बीच में कुछ समस्याएं, व्यवधान आ जाते हैं, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि मैं निरंतरता इसमें लाऊं और मैं निरंतर आपको वीडियोस लेकर आपके बीच में मैं आता रहूं। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा।